नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। आज हम पेपर 4 यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में अवृत्ति यानी एल्टीट्यूड के नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आए आपके सामने। अवृत्ति और विचार, अवृत्ति और व्यवहार, और लास्ट में देखेंगे अवृत्ति के लाभ। हालांकि ये विषय भी खत्म नहीं होगा, इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक बचे रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं अवृत्ति और विचारों से। अवृत्ति और विचार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभिवृत्ति यानी कि मनोवृत्ति, किसी भी विषय के संबंध में आपके रुझान क्या है, सकारात्मक, नकारात्मक या उभयनिष्ठ हो सकते हैं। इसमें तीनों पक्ष पाए जाते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। जबकि विचार होते हैं केवल इसके संज्ञानात्मक पक्ष या बौद्धिक पक्ष ही होते हैं। यानी कि किसी भी विषय के संबंध में जो आपका बौद्धिक पक्ष है, जो आपका बौद्धिक निर्गत है या रुझान है, वह विचार कहलाता है। अब यदि आगे देखा जाए तो विचार अवृत्तियों को कैसे प्रभावित करते हैं या अवृत्तियां विचारों को कैसे प्रभावित करती हैं। देखिए, जो अवृत्ति होती है, अभिवृत्ति हमेशा किसी विचार के आधार पर ही बनती है। यानी कि पहले विचार बन जाते हैं, फिर उसी के अनुरूप आपकी अवृत्ति बन जाती है। अवृत्ति परिवर्तन की शुरुआत प्रायः विचारों के परिवर्तन से शुरू होती है। यानी कि आपकी जब विचारों में परिवर्तन आता है तो आपकी अभिवृत्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक, आगे देखें तो अभिवृत्तियों पर विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने देखा तो अवृत्तियों का विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी देख लिया जाए। इसका अगला पार्ट है, एक क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि अवृत्ति और विचारों में क्या संबंध है। तो आपको पहले दोनों के अर्थ समझाने पड़ेंगे, फिर एक दूसरे पे कैसे प्रभाव डालते हैं ये समझाना पड़ेगा। हमने पहला पक्ष देख लिया, इसका बोला है। तो देखिए, तो यदि किसी बात को लेकर अवृत्ति अति तीव्र या कठोर है तो वह नए विचारों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। यहाँ चयनात्मक निषेध आएगा। मतलब यदि आप किसी भी चीज को लेके आपकी जो अवृत्ति है वो बहुत ही कठोर बन चुकी है, तो आप नए विचार नहीं स्वीकार करेंगे, बल्कि चयनात्मक निषेध करेंगे। ठीक है। अब कोई उदार अवृत्ति का व्यक्ति है, तो उदार अवृत्ति की व्यक्ति के साथ ऐसी बात अवश्य रहती है कि यदि तार्किक रूप से कोई बात समझाई जाए तो वो समझ सकता है। वहीं कोई कठोर अवृत्ति का व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा कट्टर अवृत्ति का व्यक्ति है किसी चीज के प्रति, तो आप कितना ही समझा लीजिए वो नहीं समझेगा। ठीक है। अब अवृत्तियों की एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो ये पक्षपातपूर्ण समांगीकरण एवं अवृत्ति ध्रुवीकरण। यदि आपने किसी विषय के प्रति पक्षपातपूर्ण समांगीकरण अपना लिया है और उसके लिए ध्रुवीकृत हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, नए विचारों की व्याख्या भी स्वतंत्र रूप से नहीं करेंगे, बल्कि अपनी अभिवृत्ति के अनुरूप ही करेंगे। ठीक, तो ऐसे देखें। आगे देखें तो पूर्व चेतावनी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूर्व चेतावनी के द्वारा पहले ही किसी विचार के प्रति नकारात्मक रुख अपना लिया जाता है या सकारात्मक रुख अपना लिया जाता है। मतलब आपको पहले से ही कुछ एक निर्णय, एक रुख बना चुके, रुझान बना चुके हैं। ऐसी स्थिति के कारण भी आपकी जो अवृत्ति है वो प्रभावित होती है और नए विचार आप जल्दी से नहीं अपना पाते। ये अवृत्तियों का विचार पर प्रभाव पड़ा था, हमने देखा। यानी कि अवृत्तियों पर विचारों का और विचारों पर अवृत्तियों का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता ही पड़ता है। अब हम देखेंगे अवृत्ति और व्यवहार का संबंध। अगला हमारा अभिवृत्ति और व्यवहार का संबंध। देखो, अवृत्ति और व्यवहार दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर भी सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में ऐसा ना हो, ये भी संभव है। मतलब दो बहुत ही महान विचारक रहे हैं, एक ऑलपोर्ट, एक लापियरे। दोनों की ही विपरीत मत है थोड़े से। देखो, ऑलपोर्ट कहते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जिनको क्या मत है, जैसी अवृत्ति होगी व्यवहार भी वैसा ही होगा। कैसे, एक उदाहरण देख लीजिए इसके लिए। आप बचपन से ही रशिया के बारे में सकारात्मक अवृत्ति रखते हैं, निश्चित तौर पर रखते होंगे। हमने देखा कि हर मुश्किल स्थिति में रशिया हमारी मदद करता आया है, एक सच्चा मित्र साबित हुआ। अब वो हमारी जो अवृत्ति है वो बचपन से ही बनती चली गई और आज भी हमारी मजबूत हो गई। तो हमारे विचार भी रूस के प्रति कैसे हैं, सकारात्मक है। ठीक, इसी प्रकार चीन से हमारे आर्थिक संबंध घनिष्ठ होने के बावजूद भी हम उसको जब भी पढ़ते हैं भय के रूप में देखते हैं, भय के रूप में पढ़ते हैं। समाचार पत्र और हर जगह उसे भय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारी अवृत्ति कैसी है उसके लिए, नकारात्मक है। तो हमारा विचार कैसा बना उसके लिए, नकारात्मक बन गया। यानी कि क्या
देखा हमने कि जैसी आवृत्ति है हमारा व्यवहार भी उसके प्रति वैसा ही हो रहा है। देखो तभी तो हम कहते हैं चीनी सामान का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपने, क्योंकि नकारात्मक आवृत्ति बन चुकी है उसके प्रति। सबसे सस्ता सामान होने के बावजूद भी हमें लगता है कि चीन हमारी मार्केट को खा रहा है, जो सत्य भी है। और उसी आवृत्ति ने हमारे व्यवहार को भी कहीं न कहीं प्रदर्शित किया। जैसे कि दिवाली के समय में हम देखते हैं कि बहुत से लोग चीन की लाइटें या चीन की वस्तुओं को बहिष्कार करते हैं, या समय समय पर ऐसे अभियान या कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है कि आवृत्ति कैसे विचारों को प्रभावित करती है। लेकिन ला पियरे क्या कहते हैं, आवृत्ति और व्यवहार में अंतर हो सकता है। अब हम देखेंगे कि आवृत्ति और व्यवहार में अंतर कैसे हो सकता है। लेकिन एक मोटा मोटा बात जो है वो ये है, एक मोटी बात, कि सामान्यतः जैसी आवृत्ति होगी व्यवहार भी वैसा ही होगा। मतलब आवृत्ति और व्यवहार में संगति का संबंध पाया जाता है, समान संबंध पाया जाता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह संबंध टूट भी सकता है। जैसे दो संदर्भ में देखेंगे हम, सामाजिक परिस्थितियां कैसी। पहला, सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव भी हमारी आवृत्तियों और व्यवहारों के संबंध को कैसे प्रभावित करता है। मान लीजिए विवाह और तलाक का प्रश्न है। आप किसी को पसंद नहीं भी करते, अगर घर वाले दबाव डालते हैं तो आप विवाह कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ दबाव, आपकी आवृत्ति नहीं थी सकारात्मक उसके प्रति, लेकिन आपने विवाह कर लिया। इसी प्रकार आप किसी को पसंद नहीं करते, अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं, लेकिन परिवार, समाज और जो आपका मित्र समूह है वहाँ पे दबाव डालता है कि आप लोग साथ रहें, संबंधों को बनाए रखें। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आवृत्ति आपकी विपरीत है व्यवहार की, लेकिन दोनों में आप संगति नहीं बिठा पा रहे। मतलब आप चाहते हुए भी तलाक नहीं दे पा रहे और ना चाहते हुए विवाह कर रहे हैं, यानी कि आवृत्ति और व्यवहार में असंगति देखी जा रही है यहाँ पे। इसी प्रकार व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं भी कभी कभी व्यवहार और आवृत्ति में मतभेद उत्पन्न कर देती हैं। जैसे आपका सीनियर, आप उसे पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन आप उसका सम्मान करते हैं, यानी कि आपकी आवृत्ति उसके प्रति नकारात्मक है, लेकिन आपका जो व्यवहार ऑफिस में दिख रहा है वो सकारात्मक है। यहाँ भी क्या देखा गया, आपकी आवृत्ति और आपका व्यवहार अलग होते हुए भी एक अलग रुख दिखा रहा है। यानी कहते हैं मजबूरी में जैसे गधे को बाप बनाया पड़ रहा है। व्यक्ति के मूल्य भी उसकी आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। कोई उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति, किसी की आवृत्ति बहुत उदार है, वो अपनी जान बचाने के लिए भी दूसरे पे हमला कर सकता है। वो है तो अहिंसक, लेकिन उसकी आवृत्ति अहिंसक है, परंतु अपनी प्राणों की रक्षा के लिए वो हिंसक व्यवहार भी कर देता है। इसी प्रकार व्यक्तित्व, दब्बू, अंतर्मुखी और दबंग, ये भी आपकी आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। और व्यवहार कुछ और होता है, आवृत्तियां कुछ और होती हैं, ये हमने देखा। इसी प्रकार आवृत्ति से जुड़े कुछ और पक्ष भी होते हैं। ये इतना विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जो हमारी आवृत्ति होती है सामान्य और विशेष। सामान्य आवृत्ति क्या होती है, वो बदल भी जाती है, लेकिन किसी विषय के प्रति विशेष आवृत्ति रखते हैं, बहुत कठोरता से जुड़े हैं और आवृत्ति में बहुत तीव्रता है, तो हम अपनी आवृत्ति को नहीं बदलते, चाहे कुछ भी हो जाए। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, अहिंसा के प्रति इनकी आवृत्ति अति तीव्र थी, विशेष आवृत्ति थी। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं आई, परंतु उन्होंने कभी अहिंसा और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, अब जो आवृत्ति है, एक शक्तिशाली और कमजोर। यदि किसी विषय के प्रति आपकी आवृत्ति शक्तिशाली है तो विचलन बहुत कम होगा, और ऐसी आवृत्ति आपको प्रत्यक्ष अनुभव और लंबे समय में प्राप्त होती है। और यदि आपकी आवृत्ति किसी विषय के प्रति कमजोर है तो विश्वास कीजिए विचलन बहुत ज्यादा होगा आपके व्यवहार में। ये केवल किताबी अनुभव होता है, अल्पकाल के लिए होता है। आपने किताबों में सैद्धांतिक रूप से कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब व्यवहार में देखते हैं तो बिल्कुल अलग ही चीजें होती हैं, तो आपकी आवृत्ति बदल जाती है। अब हम अगला अपना टॉपिक देखेंगे कि आवृत्ति के लाभ या प्रकार क्या क्या हैं।
ठीक। अब जैसा कि हमने देखा कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक तीनों पक्षों को मिलाकर क्या बनती है, आवृत्ति बनती है। ठीक। अब इसके लाभ या प्रकार देखे जाएं तो संज्ञानात्मक, निर्णय प्रक्रिया आसान हो जाती है। कैसे? और त्वरित भी हो जाती है। मान लीजिए आप किसी विषय के प्रति पहले ही सचेत हैं, सूचना मिल चुकी है आपके पास, तो आप तुरंत निर्णय ले सकते हैं और सामाजिक जगत को समझने में मदद मिलती है इससे। मतलब आपका संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत है, सूचनात्मक पक्ष मजबूत है, तो आप तुरंत आसान निर्णय लेंगे और समाज को भी भली भांति समझ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए किसी जनजातीय समूह में जाते हैं और वहाँ के ट्रेडिशन को आप भली भांति समझ रहे हैं, जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उनके संबंध में शीघ्र निर्णय ले पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। साथ ही उनके साथ आप तारतम्यता बहुत अच्छे से स्थापित कर पाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार अनावश्यक जानकारी से बचाव में भी मदद करती है। मतलब आपको अगर सही जानकारी पहले से है तो आप फालतू की चीज़ें नहीं देखेंगे, बच जाएंगे। स्पष्ट समझ और कोई संशय नहीं। जब आपको अपने संज्ञात्मक पक्ष पे विश्वास रहता है तो आपकी समझ बहुत स्पष्ट रहती है, भटकाव नहीं रहता, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं। इस संज्ञानात्मक पक्ष का लाभ था आवृत्ति के अंदर। अब इसी प्रकार यदि भावनात्मक पक्ष के लाभों को देखा जाए या कार्यों को देखा जाए तो भावनात्मक क्या, संज्ञानात्मक का अगला चरण होता है। अब उन बातों आप में भावनाओं में ले आए हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है जिससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है। सामाजिक प्रतिबद्धता प्रकट करने का मौका प्रदान करती हैं आपको आपकी आवृत्ति। हमारी आवृत्तियां समाज की नज़र में तथा हमारी अपनी नज़र में हमारा सम्मान बनाती हैं, बढ़ाती हैं। कैसे? मान लीजिए आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, अच्छी भावनाएं हैं और उसको प्रदर्शित करते हैं, तो आपको एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी और जो आपकी प्रतिबद्धता थी उस पार्टी के प्रति उसको भी आपने सेटिस्फाई कर दिया, प्रकट कर दिया। इससे क्या हुआ, आप अपनी दृष्टि में भी मजबूत हो गए, सम्माननीय और बन गए, समाज की दृष्टि में भी बन गए आप अब कम से कम उस पार्टी के समर्थकों की दृष्टि में आपका सम्मान निश्चित रूप से बढ़ जाता है। इसी प्रकार आगे देखा जाए तो व्यवहारात्मक पक्ष, इसे क्रियात्मक पक्ष भी कहा जाता है। यानी कि आवृत्ति हमारे व्यवहार को सुनिश्चित करती है। जैसे हमारी आवृत्तियां थी, हमारा व्यवहार भी वैसा हो गया जैसे हमने पीछे पढ़ा भी है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में आवृत्ति और व्यवहार में असंगति देखी जा सकती है और अब क्रियाओं का चयन आसान हो जाता है और व्यक्तित्व में संगति भी आ जाती है। कैसे? अगर आपकी आवृत्ति संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से बहुत सशक्त है, स्पष्ट है, तो आप वही काम करते हैं जो आपकी भावनात्मक आवृत्ति आपको कहती है, जिसके अनुरूप आपकी भावनाएं होती हैं। और इससे क्या हुआ, आपका जो आंतरिक व्यक्तित्व है और जो बाह्य व्यवहार है उसमें संगति आ जाती है। यानी कि चयन भी आसान हो जाता है क्रियाओं का। इसे ABC संगति भी कही जाती है। अब इसकी कुछ हानियां भी होती हैं। देखिए, आपकी जो अभिवृत्ति है वो आपके व्यवहार को नियंत्रित करने लग जाती है और इससे आप क्या होते हैं, रूढ़िवादी बन जाते हैं। देखो, इसे हम दो स्तर बांट के देख सकते हैं। पहले तो नुकसान क्या है, हानियां क्या है आपकी आवृत्ति अगर बहुत कठोर है किसी चीज के प्रति, व्यक्तिगत स्तर पे और समाज के स्तर पे। व्यक्तिगत स्तर पे होता क्या है कि हम अपनी आवृत्ति के चलते निष्पक्ष नहीं रह पाते। एक उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये देखो, एक बहुत ही जातिवादी व्यक्ति है। तो जातिवादी व्यक्ति जो बहुत कट्टर आवृत्ति का है वो निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाएगा, वो रूढ़िवादी या अतिवादी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 तलाक को भी लिया जा सकता है। यदि 3 तलाक के समर्थक जो बहुत कठोर आवृत्ति रखते हैं 3 तलाक के प्रति, वो चाहते हैं किसी भी कीमत पे ये ना हटे, लेकिन जब 3 तलाक का कानून आएगा तो ऐसे लोग उसका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 तलाक को वो बहुत कठोरता से अपनी आवृत्ति में समाहित कर चुके हैं। वो उदारवादी नहीं बन पाते, वो तार्किक नहीं रह जाते। ऐसा भी संभव है। आगे अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो ये व्यक्तित्व के लचीलेपन को कम करते हैं, जिससे विरोधी या नया विचार सुनना मुश्किल हो जाता है। चयनात्मक प्रतिहार होता है। अगर आपकी आवृत्ति बहुत कठोर है किसी चीज के प्रति, तो आप नए विचारों को नहीं सुनते, अपने विरोधी को भी नहीं सुनते।
यहाँ तक कि केवल आप उन्हीं चीज़ों को सुनना चाहते हैं जो आपके अनुकूल बोलते हैं। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो आज भारत में न्यूज़ चैनलों को 2 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। एक वो होता है जो कुछ विशिष्ट न्यूज़ चैनल को सुनता है, एक दूसरा कुछ विशिष्ट न्यूज़ चैनल को सुनता है, और एक दूसरे की आलोचना प्राय करते रहते हैं, सोशल मीडिया से लेके सामाजिक व्यवहार तक, आपसी व्यवहार तक। इसी प्रकार शोषण की प्रक्रिया में भी शामिल हो जाते हैं ऐसे लोग। कैसे? वो शोषण का विरोध नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, घरेलू हिंसा और जाति व्यवस्था, ऐसे लोग विरोध नहीं कर पाते क्योंकि तर्क नहीं दिखता उन्हें, केवल अपनी आवृत्ति नजर आती है, उसके बाधित हो जाता है उनका व्यवहार उससे। ऐसे लोग इसलिए यथास्थितिवादी कहलाते हैं क्योंकि इससे प्रगतिशील समाज बनने की हमारी भूमिका सीमित रह जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो आपकी आवृत्ति है वो आपके सामाजिक व्यवहार के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी आपको नुकसान पहुंचा रही है। अब यदि समाज के स्तर पर इसी को देखा जाए तो वहां भी हम क्या करते हैं, अन्याय का विरोध नहीं कर पाते। इससे अधिकांश लोग सामाजिक अन्याय का विरोध नहीं कर पाते। कैसे? जैसे कि उदाहरण देखो, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा निश्चित रूप से अमानवीय है, शोषणकारी है, लेकिन ये एक आवृत्ति बन चुकी है और समाज के स्तर पर स्वीकृत आवृत्ति है। तो ऐसे लोग दहेज प्रथा का विरोध नहीं कर पाते। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका आपकी परिवरिश, सामाजिक विमर्श और धार्मिक ग्रंथों की भी होती है। उदाहरण के लिए भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सामाजिक विमर्श, परिवरिश और धार्मिक ग्रंथों में जाति विभेद को देखा और अपने दर्शन को जाति विरोधी या जातिवाद के विरोध में स्थापित किया। वहीं गांधी जी का शायद जो बचपन रहा बहुत उदार वातावरण में बीता, और उनका जो मार्ग था परिवर्तन का वो हृदय परिवर्तन का था। ये व्यक्ति को परिवर्तित करना चाहते थे, कानून के माध्यम से नहीं, आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से। भाई अंबेडकर क्या चाहते थे कि कानून के माध्यम से व्यक्ति को बाधित किया जाए, परिवर्तित किया जाए, क्योंकि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन संभव नहीं है। इसी प्रकार समाज में होने वाले परिवर्तन को सीमित कर देती हैं आपकी आवृत्तियां, क्योंकि आवृत्ति क्या है कि नए विचार स्वीकार ही नहीं करना चाहती, चयनात्मक निषेध कर रही है आपकी आवृत्ति। तो ऐसे में जब चयनात्मक निषेध होगा तो आप नए विचार नहीं सुन पाएंगे। जब नए विचार नहीं सुन पाएंगे तो सामाजिक परिवर्तन निश्चित रूप से बाधित होगा। तो हमने आज क्या देखा? हमने देखा कि जो आपकी आवृत्ति और विचार है ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, आवृत्तियां कैसे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, या कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार कैसे आवृत्तियों से असंगति रखता है या अलग हो सकता है, आवृत्तियां कैसे आपको लाभ प्रदान करती हैं संज्ञानात्मक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, व्यवहारात्मक स्तर पर, या इनका नुकसान कैसे होता है आपको, क्या हानियां होती हैं आपके व्यक्तित्व में, व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर। इसकी नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना आपको निश्चित रूप से लाभकारी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये पेपर 4 शायद ही कोई इसने पढ़ा रहा हो। मैंने कोशिश करी कि ऐसा पेपर उठाया जो कोई नहीं पढ़ा रहा, इसलिए कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकें। स्कोरिंग है, एक ऐसा पेपर है जो सबसे छोटा है जीएस में, इसको अच्छे से किया जाए तो इसमें अच्छे स्कोर लिए जा सकते हैं, जैसा कि यूपीएससी की पुराने रिजल्ट भी स्पष्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में स्कोर करते हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं इससे बाहर कुछ पूछा भी नहीं जाता। थ्योरीज पढ़ेंगे, लास्ट टाइम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में 100-150 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।